हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 अप्रैल में जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी दोनों ही फुल सिलेबस के फुल टॉपिक्स डिटेल में पढ़ाए जा चुके हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन विद एनालिसिस इन इजी वे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑक्योर्स इन विच ऑफ द वर्क। अब ये लाइन किस वर्क में है तो वो है आपका नंबर 2, ऑन इज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। देखिए, ऑन इज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का सोनेट है, इंपॉर्टेंट वर्क है ये, जो कि पब्लिश हुआ था 1673 में। ओके, एंड अब इसकी जो फर्स्ट लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इस सोनेट की ये फर्स्ट लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये लाइन से भी एस का क्वेश्चन बनता है कि टाइटल ही बोल दिया जाता है। व्हेन आई कंसीडर जो लाइन है इसको ही टाइटल बोल देंगे और बोलेंगे ये टाइटल वाली पोयम किसने लिखी है, तो भी जॉन मिल्टन ही उसका आंसर आएगा। घुमा के भी पूछते हैं। देन आपका जो है डैफोडिल्स है, तो इसमें मिल्टन लिखा है, वर्ड्सवर्थ का है डैफोडिल, तो मिसप्रिंट है। तो डैफोडिल्स आपका पब्लिश हुआ है 1807 में। एंड आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड इसकी पहली लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ट्रू लव है शेक्सपियर का सोनेट नंबर 116 है, जो शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं उसमें से ये 116 नंबर का है। और ये 154 सोनेट शेक्सपियर के 1609 में पब्लिश हुए थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनेंगे, इनको भी समझने चलना है। और ओड ऑन अ क्रिएशन जॉन कीट्स का है। ओके, ये एक ओड है, 1820 में पब्लिश हुआ था बाय जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। इनके करियर के लास्ट फेज से कौन सा बिलोंग नहीं करता है। अब शेक्सपियर की डेथ हुई थी 1616 23 ऑफ अप्रैल। ठीक है, ये है इनका डेथ डे विथ ईयर। अब ये पूछ रहे हैं कि लास्ट फेज मतलब 1600 के आसपास का ही लास्ट फेज रहा होगा। तो अब हमें क्या देख लेना है उसमें, हमें ये देखना है कि कौन सा नहीं है। तो हमें इसके लिए देखना होगा मच एडो अबाउट नथिंग। हम इसकी आपको फर्स्ट परफॉर्मेंस के ईयर बताने वाले हैं। फर्स्ट परफॉर्मेंस कब हुए थे इन ड्रामास के स्टेज पर, थिएटर्स में। तो ये है 1598 टू 99 के टाइम। टेम्पेस्ट है आपका 1610-11। देन सिम्बेलाइन एंड विंटर्स टेल है दोनों ही 1611 के टाइम के। तो हमें इसमें ये देख लेना कि ये तो थोड़े बाद के टाइम के, ये स्टार्टिंग का है इनके मुकाबले। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा मच एडो अबाउट नथिंग, जैसा कि ऑप्शन में लिखा ही है। मच एडो अबाउट नथिंग एक कॉमेडी है, टेम्पेस्ट ट्रेजी कॉमेडी है, सिम्बेलाइन ट्रेजेडी है एंड विंटर्स टेल मिक्स्ड जेनर है। ओके, और ये सारे वर्क पब्लिश कब हुए थे 1623 में, फर्स्ट फोलियो में। हम पहले भी कई बार आपको बता चुके, क्वेश्चन आ चुके हैं इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट फोलियो जो पब्लिश हुआ था शेक्सपियर की डेथ के बाद, ओके, तब ये सब पब्लिश हुआ था एक बुक फॉर्म में। और बाकी फर्स्ट परफॉर्मेंस कब हुए थे, तो लास्ट फेज हमने उस तरह से निकाल लिया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन डैश ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। कौन सी फेमस रोमांटिक पोएम में आपको ये लाइंस मिलेंगी, दैट इज ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ओके, अब अर्न पता है क्या होता है। अर्न एक काइंड ऑफ बर्तन या फिर वो जग जैसा कुछ, वास जिसमें कि फ्लावर्स सजाए जाते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ग्रेशियन मतलब ग्रीस, ग्रीस कंट्री से, या उसमें ग्रीक जो है जो छाप देखने को मिलेगी, उस पर इन्होंने ओड लिख दिया। हम जो सोच सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, वो जो अर्न होता है उस पर जो नक्काशियाँ बनी होती हैं उस पात्र पे, उस बर्तन पे, उन नक्काशियों में जो डिज़ाइन बने होते हैं ना, फूल पत्ती या कुछ भी, गाय होती है एक माला, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें, तो उन पर इन्होंने पोयम लिखी, दैट इज़ ओड, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। अब बात कर लेते हैं ये पब्लिश कब हुआ है 1820 में। एंड ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। ओ टू नाइटिंगेल किसका वर्क है, जॉन कीट्स का है। टू आ स्काईलार्क पीबी शैले हैं ये। एंड द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये एक सोनेट है। वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये एक सोनेट वर्क है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, पब्लिश्ड इन 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का हो जाएगा, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म। कितना ही सरफेस का क्वेश्चन है। अगर आप एक पेज पर नोट्स बनाते हो, लिस्ट में इस तरफ शेक्सपियर के सारे वर्क सिंपली लिख लो, सबके नाम। ठीक है, आज ही के चैप्टर में, आज ही के लेसन में आपको शेक्सपियर के कम से कम 10 प्लेस के नाम मिलने वाले हैं। उनका जेनर सामने लिखो, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, क्या है। ओके,
या फिर हिस्टोरिकल प्ले है। बस इसी तरह आपके नोट्स बनते चले जाते हैं और आपके माइंड में चीज़ें बैठती जाती है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जनर पूछा गया है, दैट इज़ नंबर 3 ट्रेजी कॉमेडी। अब ट्रेजी कॉमेडी क्या हो जाता है? ट्रेजी कॉमेडी सिंपल है, इसमें इसमें दोनों शब्द है ना। ट्रेजिडी मतलब ऐसा वर्क जिसमें कि दुख, जो जो कंटेंट है, जो ड्रामा है, उसका एंड कैसे होगा? दुख के साथ। कॉमेडी मतलब हंसी मजाक, कॉमेडी वो नहीं है जो आज चलता है, नहीं। कॉमेडी मतलब ऐसा कहानी जिसका अंत सुख में हो, पॉजिटिव एंड हो, खुशियों से भरा एंड हो। ओके, दैट इज़ कॉमेडी। तो ये कॉमेडी हो गया। अब हिस्ट्री प्ले तो हिस्ट्री होता है। ट्रेजी कॉमेडी में क्या होता है? कहानी चलती है सुख दुख, पर एंड अच्छा अच्छा होता है, ठीक है। एंड जो जिसमें सुख अंत होता है, दैट इज़ ट्रेजी कॉमेडी। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है आपका? ट्रेजी कॉमेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर प्ले किंग लियर? अगेन अब ये किंग लियर आ गया। व्हाट इज द जेनर ऑफ किंग लियर? दैट इज ट्रेजेडी। किंग लियर क्या है? एक ट्रेजेडी है। इसका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था, FP फर्स्ट परफॉर्मेंस, दैट इज 1606। ये कौन से फेज का चल रहा है? 1606। इनकी डेथ के 10 साल पहले इनका ये फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था। अब इसमें डोमिनेंट थीम पूछी गई है इनमें से। इसमें डोमिनेंट थीम है फिलियल इन ग्रैटिट्यूड। देखो, ग्रैटिट्यूड तो हम जानते हैं किसी बात के प्रति एहसानमंद होना, कृतज्ञ होना, और इनग्रैटिट्यूड हो जाता है नहीं होना, कृतज्ञ होना। ओके, अब फिलियल मीन्स क्या होता है? देखिए, फिलियल मीन्स होता है कि जो संबंध जो होते हैं, बेटा बेटी है किसी पेरेंट्स का, और वो बेटा या बेटी अपने पेरेंट्स का इस बात का भी मान नहीं रख रहा है कि हम उनकी औलाद हैं, तो हम उनका डिसरिस्पेक्ट ना करें, और उनका वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सोचते हुए भी कि ये हमारा पेरेंट्स है या ब्लड रिलेशन है। दैट इज़ फिलियल इनग्रैटिट्यूड। अब किंग लियर के वे में मैं बताती हूँ, इस ट्रेजेडी में क्या होता है। किंग लियर की 3 बेटियाँ होती हैं, कॉर्डेलिया, रीगन एंड गोनरिल। अब एक दिन किंग लियर सोचते हैं कि मैं अपने मतलब रिटायरमेंट के बाद इन तीनों को अपनी सारा जो राज्य है, सब कुछ है, 3 हिस्सों में बांट दूंगा। तो फिर ये पूछते हैं उनसे कुछ बात है कि बताओ मेरे बारे में कुछ कुछ। तो रीगन और जो गोनरिल होते हैं वो खूब बटरिंग लगा के चीज़ें बोल देते हैं। कॉर्डेलिया सिंपली बोलती है कि आप मुझे जितने पसंद, उतने ही पसंद है जितने कि आप अच्छे हैं, कुछ इस वे में लिमिटेड बोलती है। तो राजा को पसंद नहीं आता, वो उसको निकाल देते हैं। अब बचती है रीगन एंड गोनरिल, वो करती हैं उनके साथ ये हरकत, ठीक है, फिलियल इनग्रैटिट्यूड, कि उनको फिर समझती नहीं है, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। और एक बार और बता देती हूँ, फिलियल इज डिपिक्टेड थ्रू द एक्शन ऑफ लियर्स डॉटर्स गोनरिल एंड रीगन। गोनरिल एंड रीगन के द्वारा ये डिपिक्ट किया गया है फिलियल इनग्रैटिट्यूड। हु बीट्रे एंड मिसट्रीट हिम, है ना, आफ्टर गेनिंग पावर। जब उन दोनों को गेन पावर मिल जाता है रीगन गोनरिल को, तब वो बीट्रे करती है, मिसट्रीट करती हैं किंग लियर के साथ। तो इतनी इनग्रेटफुल हो जाती हैं वो दोनों अपने पिता के प्रति। दिस इज द थीम ऑफ दिस ट्रेजेडी। नाम ही है ट्रेजेडी, दुख से भरा हुआ है सब। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियर ट्रेजेडी हैमलेट? इनमें से कौन सा जो कैरेक्टर है वो हैमलेट का नहीं है? अब एक एक देखो, नोट्स कैसे बनते हैं, जैसे जैसे पढ़ाई होती जाती है, आइडियाज़ आते जाते हैं, ऐसे नोट्स बनते हैं। एक मैंने पिछला बताया कि भाई सारे साइड में एक तरफ ड्रामास के नाम लिख लो, सामने जर्नल लिख लो। अब यहाँ क्या है, आपके सामने हैमलेट आया, तो हैमलेट से रिलेटेड 2 या 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कैरेक्टर्स के नाम आपने लिख लिए। ओके, देन नंबर 2। अब यहाँ पे अगर इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे, आपकी अच्छी हेल्प होगी। इसका आंसर हो जाएगा कैशियो। अब देखो, हैमलेट में आपको ओफेलिया, क्लॉडियस, पोलोनियस मिल ही जाएंगे। कैशियो जो कैरेक्टर है वो जूलियस सीजर का है। ओके, हैमलेट क्या है? हैमलेट का जेनर क्या है? हैमलेट एक ट्रेजेडी है, डेनमार्क की कहानी है। इसका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था 1599-1601। दिस इज़ द टाइम ऑफ फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ हैमलेट द ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। तो कैशियो नहीं है, तो कैशियो कहाँ है मेन कैरेक्टर? कैशियो है जूलियस सीजर में। ये भी क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्ट में, फटाफट देख लेंगे इनको। कैन द डॉक्टर क्योर हिम ऑफ अस्थमा? देखो, ऑफ हमको ना ये एकदम अगर हम फ्लो में बोलें तो जचता नहीं है कुछ, इंडियन जैसे हम लोग बोलते हैं, हमने फ्रॉम सीखा हुआ है, इस तरह से समझेंगे ना। तो अब देखो, इन विदिन तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ये प्रपोजिशन पूछी जा रही है। तो कैन द डॉक्टर क्योर हिम ऑफ अस्थमा, इस बात को, इस तरह की जो अलग चीज़ें आती हैं ना, उसको एज इट इज उसी समय याद कर लो। अच्छा, इसको ऐसे बोला जाता है, ऑफ अस्थमा, ऑफ कॉलरा, ठीक है। तो ये ऑफ इसमें आता है जब इस तरह से डिजीज़ बताई जाती हैं।
यू कैन नॉट प्रिवेंट मी, प्रिवेंट मतलब रोकना, तुम मुझे नहीं रोक सकती हो, इस तरह से। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग, काम करने से, तो फ्रॉम ये तो ठीक जा रहा है कंटेंट। देन आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ, ये टेंस कौन सा है आपका, आई हैव नॉट सीन हिम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव का यूज़ हुआ है, सीन थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है ना। तो बाकी इसमें सिंस कब आता है, जब निश्चित समय हो, ओके, सिंस। हालांकि लास्ट 3 मंथ कौन से हैं, इसका आंसर फॉर में आना चाहिए था, इसमें इन्होंने गलत दे रखा है, फॉर लास्ट मंथ, अच्छा नहीं लास्ट मंथ है, ठीक है ना, जो अभी मंथ है उसका, ठीक है, सिंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डैश एनी एक्सक्यूजेस, आंसर इज ऑफ, आंसर इज ऑफ, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेस, आपका बिहेवियर कोई एक्सक्यूजेस नहीं एडमिट करता है, मीन्स यू आर नॉट ओके, कुछ इस तरह के। तो इसमें ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हो रहा है, ऑफ एनी एक्सक्यूजेस। अब कैसे हम देख लेंगे, टू क्यों नहीं आएगा, ऑफ फॉर क्यों नहीं आएगा, इन क्यों नहीं आएगा, इन उसके अंदर मतलब कुछ इस वे में होता है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑफ एनी एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, तो कौन सी पोएम है जो जॉन मिल्टन की नहीं है, ट्रू लव नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया था इस लेसन का आज का पहला ही क्वेश्चन है, ट्रू लव बाय शेक्सपियर, सोनेट नंबर 116। और बाकी जो वर्क हैं ये सब हमारे जॉन मिल्टन के हैं, कौन कौन सा है, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस, सोनेट है, एल एलेग्रो एंड इल पेंसरेरो, ये भी हमारे किसके वर्क हैं, जॉन मिल्टन के। देखिए एल एलेग्रो जो वर्क है, ये पोएम है जो पब्लिश हुआ था, जो कि पेस्टोरल पोएम है, ये पब्लिश हुआ था 1645 में। एंड इल पेंसरेरो, ये भी जॉन मिल्टन का पोएम है, 1632 में पब्लिश हुआ था स्टूडेंट। एंड ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस तो है ही इनका वर्क, तो कौन सा नहीं है, ट्रू लव नहीं है। और ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस का जो पब्लिशिंग ईयर है दैट इज 1673। क्योंकि ये बताना बार बार इसलिए ज़रूरी है कि आपको याद हो जाए, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस कब आया था, 1673, ठीक है। नेक्स्ट इज ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक शब्द के लिए लाइन लिखी जाती है। यूबिक्यूशियस का वर्ड होता है सीमिंग्स टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। यूबिक्यूशियस मतलब हाँ, जो सब जगह एक बार में, एक बार में सभी जगह पाया जाए। सीमिंग टू बी एवरीवेयर इन अ मैनी प्लेसेस एट द सेम टाइम, एक ही समय में वो कोई यहाँ भी है कोई वहाँ भी है, दैट इज़ कॉल्ड यूबिक्यूशियस, ओके। देन अनएनवायबल का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट। अनडिज़ायरेबल भी कह सकते हैं, जो भी आपका मन नहीं है दैट इज़ अनडिज़ायरेबल, अनएनवायबल, ओके। और एनवायबल, अगर इसमें से अन हटा दो, अगर आपको अच्छे से मीनिंग सर्च करना हो ना, तो उसका जो प्रीफिक्स लगा होता है उसको हटा के मीनिंग सर्च करोगे, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो अनवायबल का मीनिंग होता है अट्रैक्टिव, तो यहाँ पर हो गया अनप्लीजेंट उसका अपोजिट। नेक्स्ट इज incumbency. Incumbency meaning is an official position or the duration when one holds it, means वो समय, वो कार्यकाल, वो ड्यूरेशन जब कोई व्यक्ति उस पद पर हो, कोई पद विशेष जिस पर वो है उसको कहते हैं इनकम्बेंसी। वह कार्यकाल जिसके दौरान उसने अपना पद धारण किया हो दैट इज इनकम्बेंसी। अन ऑफिशियल पोजिशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स उसका वो पद, पोस्ट। नेक्स्ट इज द अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैंडस्टाइन? अपोजिट तो हम देख लेंगे, मीनिंग पता होना चाहिए ना। इसका मीनिंग होता है सीक्रेट, ओके, सीक्रेट, सीक्रेट या नॉट लीगल। अब इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओपन, ओके। तो यहाँ देखिए साथ में इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, सीक्रेट इसका सिनोनिम्स है एंड ओपन इसका अपोजिट वर्ड है, बाकी ये दोनों नहीं हैं। क्लैंडस्टाइन। तो एक और आज का क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ, ल्यूग्यूबरस। ल्यूग्यूबरस मीन्स होता है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मीन्स व्हाट, दुखी, अनहैप्पी, शोकाकुल, शोक में, दुख में। ल्यूग्यूबरस भी वही मीनिंग होता है ना, सेड। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ब। वर्ब भरनी है इसमें, तो मीनिंग से वर्ब भर सकते हैं आराम से। अगर कहते हैं द पुलिस किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, भाई पुलिस तुमको मारती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। द पुलिस किल्स यू, ये दोनों ही बातें कह रहे हैं, ठीक है। किल्स यू, अब पुलिस प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है, लेकिन अब यहाँ अगर हम नॉर्मली देखें तो क्या है, द पुलिस विल किल यू, विल किल, विल फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये आपको किल कर देगी,
अगर तुम भागने की कोशिश करते हो तो, है ना। और ये नेक्स्ट है, द पुलिस मे किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। मे, MAY, मे मीन्स होता है परहैप्स, शायद। तो ये तो नहीं होगा भाई, शायद क्यों, डेफिनेटली करेंगे। तो आपका आंसर इसमें 2 हो जाएगा। एक मिनट, द पुलिस विल किल यू। एंड देखा करें जब ऑप्शन आए ना, तो सारे ऑप्शन चेक करो कि ये जो है तो ठीक है, वो तो है, जो नहीं है तो वो क्यों नहीं है। वर्क ऑन दैट, दैट विल हेल्प यू। ओके। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में इतने ही क्वेश्चन एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल। इनको एक बार 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 सुने ही, अगर नोट्स बनाने का समय नहीं मिल रहा है, आप भी और भी ज़्यादा किसी वर्किंग पद पे हो, कुछ काम जॉब वाले लोग हो, तो आप इनको सुनते ही रहिए, प्लेलिस्ट लगाइए और कहानी के रूप में सारे बायोग्राफी सुन लीजिए। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाए हुए हैं सबकी बायोग्राफी, वर्ड्सवर्थ की, शेक्सपियर की, जॉन कीट्स, मिल्टन, सबकी बहुत ही डिटेल्ड में अच्छे से सारे पॉइंट्स इंक्लूड करते हुए कि अगर आपने वो समझ लिया एक बार, 2 बार, कई बार अगर आप उसको रिपीटेड में सुनेंगे तो भी आपको वो मेमोरी में फिक्स हो जाएंगे वो सब, और आसानी से आप एग्ज़ाम रूम में टैकल कर पाओगे अपने आंसर्स को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।